वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। तो आज मैं यूपी टेट 2021 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का हिंदी सेक्शन को आज करवा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यूपी टेट 2021 28 नवंबर को होने वाले एग्जाम में। आपके लिए ये प्रीवियस ईयर 2019 का हिंदी सेक्शन जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स में जो होते हैं यूपी टेट में जनरली देखा जाए तो प्रीवियस ईयर को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इंक्लूड की जाती है। तो इसलिए ये वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो इसमें से आप हिंदी में 30 में से 30 लेकर आ जाओगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो के साथ बने रहे और देखते रहे, और वीडियो पसंद आने के पास लाइक करें चैनल को, और अभी तक अब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जरूर, क्योंकि उन लोगों को भी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जिनको नहीं मिल पा रहा है। तो इस वीडियो में मैं बताता हूं कि स्टार्ट करता हूं इसको वीडियो को, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपका स्क्रीन पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। यहां ध्यान दीजिएगा, ये सारे पॉइंट आपको देकर फंसाया जा सकता है। नहीं है, ठीक है ना। विलोम यानी उसका पर्यायवाची जो जो विपर्यार्थी शब्द होती है उसको बोला जाता है विलोम शब्द, इसमें से नहीं है, ठीक है ना। तो विलोम शब्द इसमें से नहीं है। जैसे उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? अपकर्ष होता है ना। कृति का विलोम शब्द क्या होता है? अपकृति होता है। आरोह का विलोम शब्द क्या होता है? अवरोह होता है। लेकिन सुबुद्धि का विलोम शब्द असुबुद्धि नहीं होती है। सुबुद्धि का विलोम शब्द दुर्बुद्धि होती है। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। सुबुद्धि का क्या होगा विलोम शब्द? दुर्बुद्धि होती है, ठीक है ना। दोस्तों स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना आपको देखना है कि मिलान क्या है। तलवार, तलवार का क्या, एक साइड में दे रखा है तलवार, टेढ़ा, तरु, पटु। दूसरे साइड में आपका है वृक्ष, प्रवीण, वक्र, कृपाण। आपको देखना होगा कि ये क्या पर्यायवाची शब्द है या फिर विपर्यार्थी शब्द है या विलोम शब्द है। तो यहां पर देखने से शब्द मिलता है, ये आपको मिल रहा है, ये आपका पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना। तो इसमें मिलान करना है कि किसका पर्यायवाची कौन होगा। जैसे कि तलवार, तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तलवार का पर्यायवाची शब्द होता है कृपाण, यानी फर्स्ट का डी हो जाएगा, फर्स्ट का डी हो जाएगा कृपाण। टेढ़ा, टेढ़ा का पर्यायवाची शब्द वक्र होता है। टेढ़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वक्र होता है, ठीक है ना। तरु, तरु को वृक्ष बोलते हैं, यानी तरु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? वृक्ष हो जाएगा। अब पटु, पटु का मतलब होता है प्रवीण, पटु का मतलब क्या होता है? प्रवीण। तो आपको यहां नीचे देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन आपको सही है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, तो 1 का डी, ऑप्शन नंबर सी में जो है सारा 1 का डी, सेकेंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी, ये मिलान सही है। तलवार का कृपाण होता है, टेढ़ा का वक्र होता है, तरु का वृक्ष होता है, पटु का प्रवीण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। आप इसका फटाफट आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? ऑप्शन पढ़ते हैं। यज्ञदत्त देवदूत का व्याकरण पढ़ाता है, यज्ञदत्त देवदूत को व्याकरण पढ़ाता है। वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है ना। उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे। ऑप्शन डी, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। दोस्तों मिश्रित वाक्य क्या होता है ये आपको पता होनी चाहिए। मिश्रित वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसको एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए कुछ शब्द की जरूरत होती है। जैसे कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसे, वैसे, ये सारे शब्द को जोड़कर एक मिश्रित वाक्य बनाया जाता है। जैसे यहां पर आपको ऑप्शन के अनुसार देखिए, यज्ञदत्त देवदूत को पढ़ाता है, ठीक है ना। तो इसमें आपका को शब्द है, ये नहीं होगा। वह उड़ती हुई चिड़िया को पहचानता है, इसमें ऐसा कोई सारा शब्द नहीं है जो एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ने वाले शब्द मिल रहे हैं। जैसे कि जितना, उतना, जैसा, वैसा, क्योंकि, जो, कि, ये सब शब्द नहीं है इसमें, ठीक है ना। उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे, तो इसमें भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी, मैंने सुना है कि, देखिए की जो शब्द आया, की आपका क्या है? एक मिश्रित वाक्य का
को रिप्रेजेंट करता है, उसको दर्शाता है। तो मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। तो ठीक है, एक शब्द मैंने सुना है, आपको देश में अच्छा राज प्रबंध है, तो इसके इस दोनों वाक्य को कौन जोड़ रहा है? शब्द की जोड़ रहा है। तो इसीलिए आपका इसमें मिश्रित वाक्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है, देखिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है? पहले आपको कारक पता होनी चाहिए। ऑप्शन यहां पर दे रखा है, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, संबंध कारक या अपादान कारक। कारक किसे कहते हैं? क्रिया को करने वाला या क्रिया को पूरा करने में उसकी मदद करने वाले शब्द या चिन्ह को क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। फिर से मैं, क्रिया, जो क्रिया मतलब हम वर्ब इंग्लिश में बोलते हैं, को करने वाला या क्रिया को पूरा करने में उसकी मदद करने वाला जो शब्द का प्रयोग होता है, जो चिन्ह का प्रयोग होता है, उसे कारक कहते हैं। दोस्तों कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। तो चिन्ह भी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह क्या हो जाएगा? ने हो जाएगा। कर्म को, यानी कर्म का चिन्ह क्या हो जाएगा? को हो जाएगा। करण से, ये से 2 आता है, एक अपदान से भी आता है, करण से। तो से जो करण वाला होगा वो द्वारा होता है, किसी के से, ठीक है ना। करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। इस तरीके से कारक के 8 भेद होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब यहां पर आपको बतानी है कि वह द्वार द्वार पर, द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। यहां पर कुछ कारक का जो चिन्ह है वो लुप्त है, जैसे मैंने अभी बोलते समय पर का एक चिन्ह यूज कर दिया। तो द्वार द्वार, तो यहां पर आप द्वार द्वार के बाद देखेंगे यहां पर जो है चिन्ह लुप्त है। तो पर जो जब आएगा तब पर किस कारक को शो करेगा, किस कारक को बताएगा? तो ये आपका हो जाएगा अधिकरण। क्या हो जाएगा? अधिकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण पर। ध्यान रखें, इस तरीके से आप मेरे वीडियो को देखिए, आपको सारा कुछ यहाँ जानकारी आपको मिल जाएगी। यानी कारक के कितने भेद हो जाएंगे? 8 भेद हो गए। वो 8 भेद, कर्ता ने कर्म को, करण से, संपदान के लिए, अपदान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो इस तरीके से आपका कारक का विभक्ति में यहाँ पर अधिकरण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब दूसरा हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। निम्न में से किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? दोस्तों आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण बताना है, ठीक है ना। जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएं तो आप प्रश्न अगर एक बार पढ़ें, उसको समझ में नहीं आया, अगर स्पीड में पढ़ें आपको समझ में नहीं आया, तो आपको उसको धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, ब्रेक करके पढ़ना चाहिए, ताकि आपकी समझ उसकी, ये लैंग्वेज पेपर है दोस्तों, और लैंग्वेज पेपर को जब तक आपकी समझ में नहीं आएगी तब तक आपका उसका आंसर सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आंसर सही करने के लिए आपको धीरे धीरे पढ़ना होगा। तो यहाँ निम्न में से वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन है बूढ़े धीरे धीरे पैदल चलते हैं। बूढ़े जो है धीरे धीरे पैदल चलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, पुलिस ने अचानक छापा मारा। पुलिस ने अचानक क्या मारा? छापा मारा। इसे इधर उधर मत जाने देना, वह बहुत अधिक बोलता है। दोस्तों यहां पर इधर उधर जो है वाक्य में, बाकी जो आपको क्या कर रहा है, एक क्रिया के व्यापार स्थान का बोध करा रहा है, ठीक है ना। क्रिया, जैसे जो शब्द किसी क्रिया के संपादित होने के स्थान का बोध कराता है, संपादित मतलब कंप्लीट, काम कंप्लीट हो चुका है, किसी स्थान पर काम कंप्लीट हो चुका है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहां वहां, जहां तहां, इधर उधर, आगे ऊपर, भीतर बाहर, इधर। तो ये सारे जो आपका है, ये आपका कौन सा क्रिया विशेषण होगा? सॉरी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। यानी इधर उधर, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सी, इधर उधर मत जाने देना, यानी सी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें जैसे कि वह बहुत
अधिक बोलता है, तो बहुत, बहुत जो शब्द लगा है ये आपका परिमाणवाचक हो गया। कौन सा वाचक हो गया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है दोस्तों। पुलिस ने अचानक छापा मार, अचानक, इसमें जो शब्द अचानक है ये भी क्रिया विशेषण को शो कर रहा है। तो कैसा क्रिया विशेषण है दोस्तों? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कैसा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बूढ़े धीरे धीरे पैदल चलते, धीरे धीरे, है ना, तो धीरे धीरे जो है कालवाचक को शो कर रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, यहां पर गद्यांश आपको पढ़ना है। गद्यांश आप पढ़िए, मैं 5 सेकंड आपको समय देता हूं, पॉज करके वीडियो आप इसको गद्यांश को पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं। ठीक है ना। और उसके बाद जो आपका नीचे है उसको आंसर करना है। कला और जीवन का संबंध अन्योन्याश्रित है। कलाकार कल्पना अपना यथार्थ का समन्वय कर समाज के समक्ष आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। इसी कारण जीवन का कला के स्वरूप पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलाकार जीवन के यथार्थ रूप को ही चित्रित नहीं करता है, वरन वह आदर्श रूप को भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जीवन का कला पर और कला का जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है ना। कलावाद अर्थात कला, कला के लिए संबंधी विचारों में जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेयस्कर मानी गई है। इस तरीके से आपका ये गद्यांश था दोस्तों। अब आपका यहाँ प्रश्न का उत्तर देना है। कह रहा है कला और जीवन के अन्योन्याश्रित है का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन देखिए, एक दूसरे पर आश्रित है, किसी अन्य तत्व पर आश्रित है, जीवन के दोनों उपयोगी हैं, जीवन में दोनों उपयोगी है, या एक दूसरे से पृथक है, मीन्स अलग है। दोस्तों यहाँ पर ये जो लाइन आप देखेंगे लिखा हुआ है, इस प्रकार कला और कला का जीवन, देखिए इस प्रकार जीवन का कला पर और कला का जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। और जीवन का और इस मतलब एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है, यानी कला जीवन पर, जीवन कला पर आश्रित है, तो एक दूसरे पर आश्रित हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही इसका आंसर होगा दोस्तों गद्यांश वही है, सिर्फ क्वेश्चन अलग है। जैसे कि क्वेश्चन है कौन सा कला श्रेष्ठ मानी गई है, तो ऑप्शन है जो कल्पना पर आधारित हो, जो जीवनी उपयोगी हो, जो कलावाद पर आधारित हो, जो प्रकृति का चित्रण करती हो। तो जो जीवन उपयोगी जो होता है दोस्तों वो आंसर हो जाएगा। ज्यादा चांसेस 99% चांसेस जो होता है वही आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा, ऐसे भी यहाँ पर जो गद्यांश था उसके अनुसार ही आंसर हमें देनी है। ठीक है ना। तो जो जीवन उपयोगी हो जाएगा वही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं दोस्तों। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी आपका कुछ गद्यांश दे रखा है। ठीक है ना। इस गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश में लिखा हुआ है कि सही श्याम और किमी कहाँ बखानी, गिरा अन्ययन नयन बिनु बानी, है ना। ये जो पद्य है, पद्यमय कौन सा, इस पद्यमय में कौन सा भाव है, भाव को बताना है। इस पद्यमय में कौन सी भाव है आपको बताना है दोस्तों। ठीक है ना। तो आप बताइए इसमें क्या है। तो इसमें जो है पहले ये जो पंक्तियां हैं ये सखियों द्वारा सीता जी को राम के सौंदर्य की वर्णन किया गया, यानी जो सीता जी की सखियां हैं उनको राम की सुंदरता के बारे में क्या कर रहे हैं? वर्णन कर रहे हैं। ठीक है। जिससे सीता जी के मन में मधुर का जागृत हो रहा है। अब अगर आप ही के सामने किसी आप जिसको चाहते हैं उसके बारे में अगर पॉजिटिव कहा जाए, अच्छी बातें कही जाए, तो उसके दिल में और भी उसके लिए और भी प्यार सम्मान बढ़ जाता है। उसी प्रकार से राम के बारे में उनके सखियों द्वारा जब उनकी सुंदरता की वर्णन की जाती है तो सीता जी के दिल में और उनके लिए प्यार मधुर जागृत हो जाती है, जिसके कारण पद में मधुर भाव, यानी कौन सा भाव? मधुर भाव की मतलब एक प्रकार के मधुर भाव की इसमें भाव दिख रहा है। तो देखिए ऑप्शन आपका तो आंसर मिल गया यहाँ पर, सुकुमार भाव, मधुर भाव, करुण भाव, ओज भाव। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी मधुर भाव आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आप अर्थ निकाल सकते हैं और आंसर कर सकते हैं और आपके लिए आंसर सही भी होगा। 30 में से 30 आप कर सकते हैं दोस्तों। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल
को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको भी पता चले और उनको भी पता चले कि ये चैनल आपके लिए कितनी बेनिफिट है दोस्तों। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, आप समझदार हैं, आप ज़रूर करेंगे ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। दोस्तों रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया था? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए, जो ये काव्य, जो गद्यांश यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, आपका श्याम गौर किमी कहाँ बखानी गिरा अन्नयन नयन बिनु बानी वाला हिसाब, जो आपका ये पंक्ति जो आप पढ़े हैं, ये जो रामचरित यानी सीता जी, राम जी, इस तरीके से जो कैरेक्टर्स आएंगे तो उसका सिंपल लिखने वाला के नाम पूछेगा या कौन से कवि हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है तुलसीदास, नावादास, कुमंद दास और सूरदास। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तुलसीदास। सही आंसर तुलसीदास होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 पाते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छी और आसान सवाल आपके स्क्रीन पर दौड़ रहा है, इसका आंसर कीजिए आप। चांदनी चौक कहां है? दिल्ली में। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? बताना ये नहीं है कहां है, बताना ये है कि इसमें संज्ञा कौन सा है, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक है दोस्तों? सिंपल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक शहर, उस शहर में अगर कोई एक पार्टिकुलर जगह, एक खास जगह का, एक खास व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम अगर वर्णन की जाए, व्यक्त किया जाए, बताया जाए उसके बारे में, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक जिसमें हम एहसास करते हैं, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। द्रव्यवाचक जो मटेरियल नाउन, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, तौल सकते हैं, है ना, नाप सकते हैं। जातिवाचक जो एक जाति को, एक वस्तु की जाति को, एक व्यक्ति की जाति को व्यक्त करता है, उसे जातिवाचक कहते हैं। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा इसका? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी चांदनी चौक क्या है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं दोस्तों। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कोई फालतू की बातें ना कर सीधे टू द पॉइंट टॉपिक पर डिस्कस करता हूं, ताकि आपकी समय भी ज्यादा वेस्ट ना हो और जो चीज आपको चाहिए वो मिल सके, ठीक है ना। इसलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। उपचारात्मक, और आंसर करते रहें, आंसर करना बहुत जरूरी है। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? उपचारात्मक, ठीक है ना। तो ऑप्शन से इसका आंसर दिया जा सकता है। पाठ पुस्तक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, व्याख्यान परीक्षण एंड स्वयं परीक्षण। दोस्तों ये पेडागॉगी का क्वेश्चन है, ये पेडागॉगी का क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों। उपचारात्मक, किसी सब्जेक्ट, किसी चीज में बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो शिक्षण का आधार निम्न में से क्या है? सिंपल यहां पर निदानात्मक। उपचारात्मक शिक्षण किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? निदानात्मक परीक्षण से जुड़ा हुआ है। तो निदानात्मक परीक्षण आंसर हो जाएगा, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत अधिगम, जो लर्निंग है, लर्निंग के कारण यानी अधिगम के कारणों की पहचान की जाती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। ग्रामर का क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके सामने यहां पर मैं दे रहा हूं, उपलब्ध है। अयोग्यवाह, अयोग्यवाह कहा जाता है, अयोग्यवाह किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन है महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को या विसर्ग को। दोस्तों यहां पर आपको मैं बता दूं कि अयोग्यवाह कहते किसे हैं, ठीक है ना। अयोग्यवाह कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो अयोग्यवाह उसे कहते हैं जिसमें ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। तो ना स्वर और ना व्यंजन, तो उसको अयोग्यवाह कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में ऐसे दो ही हैं, जैसे कि अन, अन और अह, अन और अह, ये अयोग्यवाह होते हैं। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा विसर्ग हो जाएगा। दोस्तों यहां पर देखिए, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर विसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंच चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके सामने साहित्य से रिलेटेड है, साहित्य से, कि कौन सी रचना किनकी द्वारा की गई है, कौन सी रचना किनकी द्वारा की गई। सुमेल करना, मिलान करना, मैच द फॉलोइंग है दोस्तों। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया? सूरसागर, भक्तमाल किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो आपको पता होगा सत्यार्थ प्रकाश जो लिखा गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया है दोस्तों, ठीक है ना। अब उसके बाद रामचरितमानस, रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। तुलसीदास, रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। इनकी रचनाएं और भी है, जैसे कवितावली, कवितावली जो है इनकी रचना है, कवितावली याद हो जाएगा दोस्तों आपको, कवितावली। दूसरा जो है
जानकी मंगल, जानकी मंगल, जानकी मंगल भी इनका रचना है, जानकी मंगल इनकी रचना है, ठीक है ना दोस्तों। फिर उसके बाद भैरव रामायण, भैरव रामायण इनकी रचना है, ठीक है ना। इस तरीके से इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा भी तुलसीदास की ही रचना है दोस्तों। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा दोस्तों इनकी रचना है। उसके बाद विनय पत्रिका भी दोस्तों, विनय पत्रिका भी अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप मारेंगे तुलसीदास। विनय पत्रिका जो है, पत्रिक सॉरी पत्रिक, विनय पत्रिक जो है आपका इनकी ही रचना है। गीतावली, गीतावली भी दोस्तों इनकी ही रचना है, तुलसीदास का गीतावली, ठीक है। तो इस तरीके से आपका तुलसीदास की ये रचनाएं हो गए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सूरसागर, सूरसागर किसके द्वारा, सूरदास, सूरसागर किसके द्वारा लिखा गया है, सूरदास का। इनकी कुछ और रचना है दोस्तों, जैसे कि सुरसारावली, ठीक ना, सुरसारावली। तो सुरसारावली इस तरीके से सूरदास का रचना है दोस्तों। साहित्य लहरी, साहित्य लहरी जो है इनकी रचना है दोस्तों, साहित्य लहरी सूरदास की ही रचना है। फिर उसके बाद आ जाएगा नागलीला, नागलीला भी दोस्तों इन्हीं की रचना है, नागलीला। फिर सुरसागर, सुरसागर, सुरपचीसी, इस तरीके से, है ना। गोवर्धन लीला, भागवत, फिर उसके बाद 10 मस्कंद जो है इन्हीं का टीका, नागर लीला, इस तरीके से जो है आपका सूरदास का दोस्तों इनकी रचना है, ठीक है। नाभदास, नाभदास जो है दोस्तों ये भक्ति काल के कवि हैं, नाभदास जो है भक्ति काल के कवि है। और ये अग्रदास, इनका जो गुरु थे अग्रदास, उनके शिष्य थे, ठीक है ना। तो इनके बारे में बहुत सारे ऐसे कहानियां हैं, बहुत सारे राइटर्स ने इनकी जो जन्म और मृत्यु के लेकर सही एक फैक्ट नहीं दे पाए हैं, बहुत सारे राइटर अलग अलग बताते हैं, इसीलिए कंट्रोवर्सी बना हुआ है दोस्तों, है ना। कोई बताता है कि इनकी माँ जो मतलब छोटी उम्र में इनकी पिताजी की मृत्यु हो गई थी, माँ जो है इनकी पोषण नहीं कर पाने के चलते इनको जंगल में छोड़ दिए थे, और कुपोषण के वजह से इनकी आंख की रोशनी चली गई थी। तो एक गुरु अग्रदास थे, वह उन्हें ले गए और शिक्षा दिए, और उनकी ज्योति पुंज लौट आई इनकी ध्यान रेख में, किसके, अग्रदास के। और इस तरह से वो एक उनके गुरु बन जाते हैं, और फिर उनका शिष्य एक रचना करते हैं जिसका नाम रहता है भक्तमाल जी, ठीक है ना। भक्तमाल यानी भक्ति काल से रिलेटेड ऐसे भी याद कर सकते हैं। जो आपका नाभदास जो है भक्ति काल में थे, और भक्ति काल भक्तमाल, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आप देखेंगे 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी और 4 का ए, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्त, सॉरी ए हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है, आप इसका आंसर कीजिए। इसमें कह रहा है निम्न में से भाववाचक का उदाहरण कौन है, निम्न में से भाववाचक का उदाहरण, भाववाचक कौन है। उसे बैठा नहीं जाता, ध्यान देंगे, उसे बैठा नहीं जाता। उसके बाद कह रहा है कि राम को खाया नहीं जाता, इस शब्द को ध्यान देंगे। राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। दोस्तों इसमें भाववाचक बतानी है आपको, भाववाचक क्या है ना। तो इसमें भाववाचक आप बताइए क्या है, बोलिए। तो देखिए, उसे बैठा नहीं जाता, बैठना, उठना, खाना, इस प्रकार का जो बैठा नहीं जाता वाला जो शब्द है ये भाववाचक हो जाएगा। खाया नहीं जाता ये भी भाववाचक शब्द हो गया, है ना। तो ये पहला और दूसरा दोनों जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, बिल्कुल सही है। वर्ग के पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, जितने भी वर्ग होते हैं उसका पांचवें अक्षर जो होता है वो अनुनासिक होता है, बिल्कुल ये भी सही है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक निकलती है, नाक से, जी हाँ। अनुनासिक शब्द जो होते हैं वो जो होता है आपका नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से बहुत अधिक शब्द निकलती है, ये भी सही है। अब मैं बताता हूं कि अनुनासिक जो आपका जो मतलब अक्षर जो है वो क्या क्या है, देखते हैं ध्वनि क्या क्या।
दोस्तों नाक से निकलने वाले यानी नाक से कम शब्द हवा निकलता है और जो मुंह से है उससे ज़्यादा सांस निकलती है। जैसे कि आप अगर कुआं कुआं अगर लेते हैं, उदाहरण से देखते हैं कुआं, तो कुआं जो शब्द है नाक से बहुत कम सांस निकलती है, कुआं मुंह से अधिक निकलती है। इस चांद चांद जो है चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं अनु जो नासिक अनुनासिक कहलाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इस तरह से उदाहरण हो जाएगा, यानी ये सही है। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। वर्ग के पंचम अक्षर अनुनासिक होता है और अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है, मुंह से अधिक निकलती है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं दोस्तों। ये मुहावरा है, मिट्टी के माधव। मिट्टी के माधव होने का अर्थ क्या है? मिट्टी का गांव घर में आपने सुना है कि मिट्टी का माधव होगा, तो इसका मतलब हो गया बहुत ही मूर्ख होना, बहुत ही मूर्ख होना, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा बहुत ही मूर्ख होना। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा था कृष्ण की मूर्ति, बिल्कुल नहीं होगा। समझदार होना, बिल्कुल नहीं। मिट्टी की मूर्ति, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन बी सही है, बहुत ही मूर्ख होना। और क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं दोस्तों इसमें संधि विच्छेद करना है। तद्दत्ती को संधि विच्छेद करना है, तद्दत्थित हित। तो ये व्यंजन जैसे इसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो तत् तत् त, इसमें हलंत लग गया, अजोर हित, इस तरीके से हो गया। तो ये व्यंजन संधि हो गया। कौन सा संधि हो गया? व्यंजन संधि हो गया दोस्तों, व्यंजन संधि। तो ये व्यंजन संधि हो गया। तो इसका जैसे आपको पता है कि जिसमें त जोर हलंत प्लस ह अगर लग जाता है तो क्या बन जाता है? ध, तद्धित, ठीक है ना। तो व्यंजन का व्यंजन या स्वर के संयोग होने पर, व्यंजन और स्वर के संयोग होने पर जो परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। तत् जोर हित, तद्धित, ठीक है ना, तद्धित। तो इस तरह से आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, उद्विग्न का संधि विच्छेद से सिमिलर वाइज है, उज्जोर विगन, उज्जोर विगन, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उज्जोर विग्रह, है ना, उत्विग्रह, उत्विग्रह, इस तरीके से। तो आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 पात, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये जो पंक्ति है इसमें कौन सी अलंकार है? दोस्तों बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है अलंकार से, ठीक है ना। इसमें कहता है कि इसमें कौन सा, तो इसमें जो आपका अलंकार है दोस्तों, ये व्याकरण के सेक्शन में अलंकार आपको पढ़ना है दोस्तों। दोस्तों अलंकार आपको मालूम होगा, ऐसे बता दे थोड़ा सा ब्रीफली, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अलंकार उसे कहते हैं जैसे काव्य, काव्य को सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार की प्रयोग की जाती है, उसका उपयोग की जाती है दोस्तों। जिस प्रकार से नारी जो अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का क्या करते हैं? धारण करती है, उसी तरह काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार की इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। और पता है अलंकार 3 रूप में बांटी जाती है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार दोस्तों। तो इस तरीके से उन सारे का भी डिस्कशन इस प्रकार से एक वीडियो में आपको अलंकार पर एक अच्छे तरीके से एक अलंकार पर क्या कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा। शब्द अलंकार में 6 अलंकार होते हैं दोस्तों, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्त अलंकार, विपसा अलंकार, विक्रोकित अलंकार और सलेश अलंकार। सलेश अलंकार, यमक अलंकार, ये सब पूछता है दोस्तों, ठीक है ना। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है। फिर उसके बाद अर्थ अलंकार में भी दोस्तों, जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में कोई चमत्कार होता है वहाँ अर्थ अलंकार होता है। इसमें भी आपको दोस्तों लगभग 23 अलंकार होते हैं। कितने अलंकार होते हैं दोस्तों? जैसे उपप, सबसे ज्यादा अर्थ अलंकार से एग्जाम में प्रश्न बनता है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, है ना, ये जो 2 अलंकार है दोस्तों ये पूछा जाता है। जैसे उपमा अलंकार के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि उपमा जो होता है शब्द का अर्थ होता है दोस्तों तुलना। जब आप तुलना करते हैं, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है दोस्तों, तो उसमें उपमा अलंकार, है ना, उपमा अलंकार, तो वहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय, है ना, हो, गिरी सी ऊंचा हो जिसका मन, इस प्रकार का जो शब्द जो वाक्य आएंगे तो हृदय कैसा है? सागर जैसा गंभीर है। तो इस प्रकार से जो आपको एक चीजें तुलना करते हैं जब, तो उसमें उपमा, तुलनात्मक जब भाव आता है उसमें उपमा का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका भी 4 अंग होते हैं।
तो इस प्रकार से एक ग्रामर का मैं आपको सेक्शन मतलब एक वीडियो बना दूंगा, उस पर आप देखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, आप बताइए फटाफट आंसर, क्या मैंने बताया अभी। यस, रूपक है ना, रूपक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पर है। बिन घनश्याम धाम 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 ब्रज मंडल में उदय नीत बस बिहार वर्षा की है, इस प्रयुक्त अलंकार है। इसमें कौन सा प्रयुक्त अलंकार है दोस्तों, अलंकार बताना है आपको, कौन सा अलंकार इसमें आपका है। चलिए बताइए, है ना, क्या होगा आंसर। यस, सलेस अलंकार है दोस्तों, सलेस अलंकार इसमें होगा। सलेस अलंकार, सलेस अलंकार क्या होता है इसको बता देते हैं आप। सलेस अलंकार उसे कहते हैं जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न आता हो, वहां उसे सलेस अलंकार कहते हैं। जैसे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरो मोती मानस चुन। तो इस तरह से पानी पानी जो शब्द आया है ना, एक से अधिक बार आया है और सभी जगह इस पानी का जो अर्थ है भिन्न भिन्न है। जैसे इसी में आप जो मैंने आपका ये पंक्ति दिया है इसमें, जैसे बिना घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल उदय नित बस बिहार वर्षा की है। तो इस तरीके से जो है ये सलेस अलंकार में आपका हो जाएगा आंसर, है ना, घन। तो आप इसका सलेस अलंकार हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एक शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो उसे सलेस अलंकार कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं दोस्तों। इसमें से आपको बताने कि इसमें से कौन सा ऐसा एक शब्द है जो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक में प्रयोग हो सकता है ना। जैसे लड़का, बेटा, मुनि, बालिका, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, एकदम आसान सा सवाल आपके स्क्रीन पर है, आप इसका आंसर कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना। जैसे कि मुनि, मुनि जो है, मुनि एक ऐसा शब्द है जो आपका एक वचन और बहुवचन में मुनि को मुनि ही कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार से जैसे बेटा हो जाएगा तो बेटा का बेटो हो जाता है, बेटा का क्या हो जाएगा दोस्तों, बेटो, है ना, बेटो। और लड़का है तो लड़के, लड़के, ठीक है ना। बालिका है तो बालिकाएं, बालिकाएं। लेकिन मुनि, बालिकाओं, बालिकाओं, है ना। इस तरीके से मुनि का क्या हो जाएगा दोस्तों, मुनि ही हो जाएगा, मुनि। तो इस तरीके से एक वचन और बहुवचन में मुनि का मुनि ही होता है। आपको पता है ना कि एक वचन और बहुवचन क्या होता है। जैसे कि आपको एकदम आसान सा तरीका मैं बता देता हूं कि अगर एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही जैसा प्रयोग होने वाले शब्द कैसे पहचानेंगे, तो देखिए, इक्रांत, पुल्लिंग इक्रांत, उक्रांत और उक्रांत शब्द अगर आए, ऐसे वाले शब्द आए, इक्रांत, इक्रांत, उक्रांत, उक्रांत, इस तरीके से शब्द अगर आए, लिख दें तो यहां देखिए, लिख देते हैं, इक्रांत, उक्रांत, उकारांत और उक्रांत। जब दीर्घ होता है तो उकारांत। इस तरीके से जब कोई भी शब्द आए लगा हुआ, तो वो सारा क्या हो जाएगा, एक वचन और मुनि वचन में एक ही जैसे। जैसे मुनि, डाकू, ये सब जो शब्द है दोनों में एक जैसे ही प्रयोग होते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं दोस्तों। तत्सम और तद्भव का कौन सा युग में सही है दोस्तों। पहले आपको मैं बता दूं कि तत्सम कहते किसे हैं, तत्सम कहते किसे हैं। पहले तत्सम जब तक आप नहीं जानेंगे और तद्भव आप जब तक नहीं जानेंगे, तब आपका ये आंसर करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तद्भव और तत्सम को थोड़ा सा जान लेते हैं। तत्सम उसे कहते हैं दोस्तों, तत् तथा सम के मेल से तत्सम बना होता है। तत् जोड़ सम, तत् जोड़ सम के मेल से क्या बना दोस्तों, तत्सम बना, तत्सम बना, ठीक है ना। तत् का मतलब होता है दोस्तों, तत् का अर्थ होता है उसके, तत् का अर्थ क्या हो गया, उसके, है ना। और सम का अर्थ होता है दोस्तों समान, उसके समान। यानी कहने का एकदम सिंपल भाषा में कहें कि कोई एक ऐसा शब्द जो ज्यों का त्यों किसी दूसरे भाषा में प्रयुक्त हो जाता है, उसे तत्सम कहते हैं। जैसे हिंदी जो आया है वो संस्कृत भाषा से आया है। संस्कृत के बहुत सारे शब्द जो हैं हिंदी में हूबहू प्रयोग कर दी गई। जैसे अग्नि, आम्र, कर्ण, दुग्ध, कर्म, कृष्ण, इस तरीके का जो शब्द है अगर हिंदी में संस्कृत से हूबहू ज्यों का त्यों अगर प्रयोग हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं दोस्तों। तद्भव, तद्भव शब्द भी तत् जोड़ भाव से बना है दोस्तों। तद्भव जो शब्द है तत् जोड़ भाव,
तद्भव बना हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। तत् का अर्थ होता है उससे, अब भव का अर्थ है उत्पन्न, अर्थात उससे उत्पन्न जो शब्द है उसे तद्भव कहते हैं। तो हिंदी भाषा के शब्द जो सीधे संस्कृत से ज्यों का त्यों नहीं लिए गए हैं, यानी कुछ परिवर्तन करके उसको हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तद्भव। बस इतना ही अंतर है कि तत्सम को हूबहू संस्कृत से हिंदी में डाल दिया गया है, लिए गए हैं, लेकिन तद्भव में क्या होता है, संस्कृत से हिंदी में कुछ परिवर्तन करके रखे गए हैं। जैसे पितृ, पितृ को क्या बोलते हैं, पिता, है ना। पितृ का पिता हो जाएगा दोस्तों। तो संस्कृत में पितृ, हिंदी में पिता, इस तरीके से लिख सकते हैं हम दोस्तों। गोधूम, गोधूम जो संस्कृत में गोधूम बोला जाता है दोस्तों, गोधूम किसको, गेहूं को बोला जाता है, गेहूं को, तो हिंदी में से क्या कहा गया, गेहूं। तो इस तरीके से जो गेहूं, पिता, माता, माता को मातृत्व, अग्नि, अग्नि जो है अग्नि, अग्नि आग बन गया। तो इस तरीके का जो वर्ड हो गया, ये अग्नि जो हो गया ये तत्सम हो गया, आग जो हो गया ये तद्भव हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो आपका तद्भव कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है कुछी कोख, कपित कौथा, करहाट करहाड़, अष्ट आठ। तो इस प्रकार से जो शब्द हैं, कुछी जो शब्द है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कपित जो है आपका तत्सम है, कैथ जो है तद्भव है, अष्ट जो है आपका तत्सम है, आठ जो तद्भव है, करहाट जो है आपका तत्सम है, और करहाड़ जो है आपका तद्भव है। तो यहाँ पर जो कुची है वो आपका युग्म सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इस तरीके से इसका युग्म सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है, उपसर्ग कह रहा है, किसमें से कौन सा गलत है ना। उपसर्ग, पहले आपको जानना है कि उपसर्ग कहते क्या है। उपसर्ग, उप का मतलब होता है समीप, अपसर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, यानी किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना, है ना, एक उपसर्ग कहता है। यानी किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना उपसर्ग कहला। जो शब्दांत शब्दों के आदि में जुड़कर, आदि मतलब अंत में जुड़कर अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, मतलब कुछ परिवर्तन लाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जैसे यहाँ पर जो है नी जोर खरा, निखरा, है ना, नी जोर खरा, निखरा, अध जोर सेरा, अधसेरा, उत जोर ग्रीव, उद्ग्रीव। तो इस तरीके से जो है ये सारे क्या है, एक उपसर्ग है, लेकिन इसमें अशुद्ध जो है इसका क्या है, नीम जोर अज्जती, नीम अज्जती नहीं होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा नी जोर मस्जिद, म आधा ज पूरा ज त, मस्जिद, यानी बराबर नी मस्जिद। इस तरीके से इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है ना। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, इसमें बोल रहा है किस शब्द में तत्पुरुष समास है दोस्तों, तत्पुरुष समास, ठीक है ना। तो यहां पर जो आपका है पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, उसको पीतांबर कहते हैं दोस्तों, यानी बहुव्रीहि समाज है दोस्तों, है ना, बहुव्रीहि समाज। त्रिभुवन, तीन भुवन का समूह, है ना, त्रिभुवन, तीन भवनों का समूह जो है उसको त्रिभुवन कहते हैं दोस्तों। तो ये जो हो जाएगा ये दिग्गु हो जाएगा, दिग्गु समाज हो जाएगा दोस्तों। ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, और ये आपका दौर धूप जो आपका हो जाएगा द्वंद्व समाज हो जाएगा, दौर का धूप, दौर या धूप, सॉरी, दौर या धूप, द्वंद्व समाज। मधुमक्खी जो आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका कौन सा समाज होगा, विग्रह, विग्रह समाज, है ना। तो यहाँ पर सॉरी, मधुमक्खी जो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कि इसको आप तत्पुरुष समास है, तो इसमें मधुमक्खी शब्द का समास जो अगर विग्रह करते हैं तो मधु जोर मक्खी, मधु की मक्खी, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। इस तरीके से इसका आंसर होगा दोस्तों। समास से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, अलंकार से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, आपका पर्यायवाची शब्द भी आ जाएंगे, फिर आपका मुहावरे आ जाएंगे। अब जैसे उसी में से एक मुहावरा है, सिर पर सवार रहना, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिर पर सवार रहना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, भाग जाना, मरने मरने पर उतारू होना, पीछे पड़ना या बाधक होना। एकदम आसान सा सवाल है, जवाब कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो इसका पीछे पड़ना है, सिर पर सवार होना का मतलब होता है कि एकदम पीछे ही पड़ जाना, ठीक है ना। 9 2 11 होना का मतलब भाग जाना होता है दोस्तों,
इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका मुहावरे का अर्थ दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वो कौन सा सर्वनाम है? दोस्तों जब बहुत शब्द, बहुत अच्छा लड़का वाला जो शब्द यहाँ जुड़ जाता है तो ये जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम को बोध कराता है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम मैं बता दूं कि निश्चयवाचक सर्वनाम कहते किसे, कि जिस सर्वनाम में किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में कोई ठीक ठाक और निश्चित ज्ञान हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। इसके अंतर्गत मतलब यह और वह जैसे शब्द क्या होते हैं, आते हैं। यह निकट के लिए, जैसे निकट अगर कोई शब्द है, पास में कोई शब्द है, यह शब्द का प्रयोग करता है। जैसे दूर, वह खड़ा है, तो इस तरह से वह दूर शब्द के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं दोस्तों। यह निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग की जाती है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी खुद के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में दोस्तों मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे और मुझको, इस तरीके से। मध्यम पुरुष तू, तुम, यू वाला, याद है ना। और एक होता है अन्य पुरुष, वह, यह, वे और ये सारे होते हैं अन्य पुरुष, ठीक है ना। तो इस तरीके से उत्तम पुरुष। सर्वनाम आपको पता ही होगा कि सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में जो यूज होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के प्लेस पर, स्थान पर जो प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और ये 6, इसका कितने भेद होता है दोस्तों? 6 होते हैं। तो पहला जो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इस तरह का 6 आपका सर्वनाम होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। क्वेश्चन आपका इसमें दे रखा है कि मनोहर जीवन भर सुख भोगता रहा, है ना। इसमें कौन सा विशेषण है, बताना ये है कि इसमें कौन सा विशेषण है। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण, सार्वजनिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, है ना। तो ध्यान रखेंगे कि मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, वाक्य में पूरा शब्द जो है ये पूरा पूरा मतलब एक परिमाण को शो कर रहा है, परिमाण को शो कर रहा है दोस्तों। इसलिए क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। जब भी कोई शब्द परिमाण, मात्रा को बताया तो परिमाणवाचक विशेषण होता है। गुणवाचक, जो भी गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जो गुण, किसी संज्ञा के गुण के बारे में बताता है। सार्वनामिक विशेषण जो जैसे वह, तुम, मैं, इस तरीके से। संख्यावाचक, जिसमें संख्या 5, 6, 2, अनेक, इस तरीके से जो शब्द होते हैं वो संख्यावाचक सर्वनाम को बताता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी। क्योंकि पर से आपका परिमाण, ठीक है ना, पर से परिमाण, पूरा याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 को देते हैं। दांत और जीभ के स्पर्श से मतलब बले जाने वाले कर्ण को क्या कहते हैं, है ना। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले, यहाँ पर बले जाने वाले नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, बोले जाने वाले, क्या हो जाएगा, बोले जाने वाले कर्ण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों, दंत्य कहते हैं। क्या कहते हैं, दंत्य कहते हैं, ठीक है ना। आपको याद होगा कंठ, कंठ से, कंठ, जैसे यहां पर आपको मैं बता दूं, कंठ, कंठ से जो शब्द बोले, सॉरी, दो जो वर्ण बोले जाते हैं वो क हो गया, कंठ ख हो गया। कवर्ग, यानी कवर्ग वाले जो होंगे वो कंठ से बोले जाएंगे, कवर्ग वाले जो होंगे कंठ से बोलेंगे। ताल्यव्य, तालव्य से जो बोला जाता है वो होता है आपका च वाले, चवर्ग, च, छ, ज, झ, इया, ये सब ताल्य से बोला जाता है। मूर्धन्य से जो बोला जाता है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ट, ट, ठ, ड, ढ और न हो जाएगा, इस तरीके से। अब दंत, दांत से जो बोले जाते हैं वो हो जाएगा, याद रखेंगे त वाले शब्द, त, थ, द, ध और न, ध्यान रखेंगे। ओष्ठ से जो बोले जाएंगे वो हो जाएगा आपका, ओष्ठ वाले जो शब्द हो जाएंगे ओष्ठ। ओष्ठ्य, ओष्ठ्य से जो शब्द बोले जाते हैं प, प, फ, ब, ध्यान बोल के भी आप इसे प्रैक्टिस कीजिए ना, पता चल जाएगा कौन सा वर्ण किससे बोले जाते हैं, कौन से हमारे ऑर्गन से बोले जाते हैं, ठीक है। अंतस्थ, ठीक है ना, अंतस्थ, इससे जैसे य, र, ल और व, इस तरीके से आपका जो होते हैं वर्णों की उच्चारण होती है। 29 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
दोस्तों निम्नलिखित में ध्वनियों को निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है, ठीक है ना, अशुद्ध बताना है इसमें। तो आप बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। जैसे त अल्प प्राण दंत, या फिर म उष्ठ संघोष, या फिर च तालव्य महाप्राण, या फिर ख महाप्राण कंठ। ये आप 4 ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। महाप्राण जिनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है दोस्तों। महाप्राण में बता दूं कि जिसके उच्चारण में विशेष रूप से हकार जैसी ध्वनि उत्तर है, जैसे श्वास अधिक मात्रा में निकलती है ना, जैसे उसे महाप्राण कहते हैं, है ना। जैसे कि आपका प्रत्येक वर्ग का दूसरा और जो चौथा जो वर्ण होता है वो आपका क्या होता है, समस्त उष्मा वर्ण महाप्राण कहलाता है दोस्तों। जैसे कि ख, घ, छ, झ, ठ, थ, ढ, ढ, फ, भ और तलवी श, मूर्धनी स, तीनों स हो जाएगा, दंत स और ह। तालव्य वाला च, छ, ज, झ, इया, इस तरीके से यानी हर एक वर्ग यानी कवर्ग चवर्ग जो भी हो टवर्ग, उसमें से दूसरा वर्ण याद रखेंगे एकदम सिंपल तरीके से, दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग जो होगा महाप्राण कहलाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से याद रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन अशुद्ध है, यानी सी ऑप्शन सही होगा आंसर। एंड द लास्ट, आज का सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। बाण का पर्यायवाची शब्द क्या है, बाण, वान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आप बताइए बाण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। दोस्तों यहाँ दिया हुआ है आपका ऑप्शन में आशुक दिया हुआ है, सारंग दिया हुआ है, शिलमुख दिया हुआ है, बिशिक दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका सारंग। सारंग आंसर सही है, क्योंकि सारंग बाण का पर्यायवाची शब्द सारंग नहीं होता है, सारंग का पर्यायवाची शब्द शेर होता है दोस्तों। सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, शेर होगा। यानी वान का पर्यायवाची शब्द जो होता है आशुग होगा, सिलिमुख होगा, बिशिक होगा, और इसके अलावा और भी होते हैं, तीर होता है, ठीक है, ईशु होता है, नाराक्ष होता है, सर होता है। इस तरीके से आपका वान का जो बाण होता है उसको पर्यायवाची शब्द होता है। सारंग का मतलब शेर होता है दोस्तों। तो एक था आज का सेशन 2019 का प्रीवियस ईयर का हिंदी का यूपी टेट का पूछा गया क्वेश्चन था, जिसको मैंने आपको डिस्कस करवाया। आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं इसी प्रकार से अच्छे वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी करते रहिए और अच्छा नंबर लेके आइए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।